जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक पॉलिटिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ में भी है, जिसमें जोया हसन ने अपनी एक किताब है जिसमें उस किताब का में इन्होंने डेमोक्रेसी को कहीं न कहीं डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी बताया हुआ है कि ये डेमोक्रेसी जो हो रही है ख़त्म होते जा रही है भारत में, और हमारे भारत में डेमोक्रेसी इज ऑन ट्रायल। तो उन्होंने अपनी बुक में जो है डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल लिखा है। अपनी बुक में डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल मेजोरिटेरियनिज्म एंड डिसेंट इन इंडिया। अपने एक बुक में इस बात को बताते हुए दिखाने की कोशिश किया गया है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो ट्रायल पे चल रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो मेजोरिटेरियनिज्म की बात की जा रही है कि बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। जैसे इफ आई से कि जिस देश में मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम का है उनका उन्हीं की गवर्नमेंट चलेगी, उन्हीं की बात चलेगी। तो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाहे रिलीजन बेसिस पे ज़्यादा हो, चाहे कोई कास्ट ज़्यादा हो, तो उन्हीं का सर्वे सर्वा होता है। और माइनॉरिटी जो होते हैं, कम पॉपुलेशन वाले, वो अंदर में दबे रहते हैं। तो उसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। एंड डिसेंट इन इंडिया मतलब भारत में रिलीजन बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर भेदभाव हो रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बुक में शाहीन बाग की बात करते हुए दिखाया गया है कि उनको दबाया जा रहा है। और एनआरसी को लेकर, जो नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप जो अभी सीए आया, उसको लेकर भी उन्होंने दिखाया कि मुस्लिमों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है इस समाज में। तो इन मुद्दों को अपने बुक में लिखा हुआ है और ये अभी आया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा इस पॉलिटी के अंदर के देख रहे हैं कि व्हाई इंडिया इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला बात करते हैं कि इन्होंने जो बोला कि मेजोरिटेरियनिज्म एंड सिविल लिबर्टीज, जहां तक कही जाए कि एक बहुसंख्यकवाद है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म वाला उन्हीं के सर्वे सर्वा है, वही चलाएंगे, वही रूल करेंगे। और सिविल लिबर्टीज मतलब सामान्य नागरिक की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं, और ओवरव्यू के द्वारा हम देखते हैं कि राइज ऑफ मेजोरिटेरिज्म सिंस 2014। इन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म ग्रो हो रहा है। ये इनका कहना है, जोया हसन का कहना है। और अपने बुक में ये बात लिखी हुई है इन्होंने। एंड रोबस्ट इलेक्टोरल फ्रेमवर्क बट चैलेंजेस इन फेयरनेस एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क की बात जो कही, जिस प्रकार से हमारे देश में इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है, जो इलेक्शन होता है, वो बहुत ही अच्छा है। बट इवन देन चैलेंजेस इन फेयरनेस एंड फ्रीडम, फिर भी यहाँ पर क्या है कि फ्रीडम और फेयरनेस को लेकर चैलेंजेस हैं, अभी सब अभी प्रॉब्लम है इसमें रिलेटेड। तो ये एक ओवरव्यू दिया गया है कि मेजोरिटिज्म को लेकर ज्यादा बात कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं चाहे भारत में, वो ज्यादा, चाहे बीजेपी है, वो ज्यादा चल रहे हैं, और मुस्लिमों को और दूसरे छोटे कास्ट को दबाया जा रहा है। स्पेशली यहाँ पे मुस्लिम को ही लेकर बात की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पर तीन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, कंप्रोमाइज्ड मीडिया लैंडस्केप और डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन। तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कही जा रही है कि जिस प्रकार से आज के डेट में जो पॉलिटिक्स चल रहा है देश भारतवर्ष में, वहाँ पे जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं और दूसरे हैं, उनकी राइट्स और उनके अधिकार को दबाया जा रहा है और कम किया जा रहा है। और यहाँ पे साथ में इरोजन ऑफ इंक्लूजन एंड इक्वलिटी प्रिंसिपल। तो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो समावेशी, सभी को लेकर आगे बढ़ने की बात है, इंक्लूजन की बात है, इक्वलिटी प्रिंसिपल की बात है, जहां पर सभी लोगों को एक प्रकार का अधिकार मिले, उस सिद्धांत की बात है, वो कमजोर होते जा रहा है, इरोजन होते जा रहा है। तो इसको कहा जा रहा है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। का कहने का मतलब है कि मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो भारत में चल रहा है, उसके द्वारा दूसरे माइनॉरिटी राइट्स को कमजोर किया जा रहा है,
उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उनको इक्वल अधिकार नहीं मिला हुआ है। ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनको इक्वल अधिकार कहाँ नहीं मिल रहा है और उनको किस प्रकार की राइट्स दबाई जा रही है। आज के डेट में उन्हें नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स में देखा जाए किसी को सभी को नौकरी मिल रहा है, वहां पे कौन दबा रहा है आपको? आपको किसने आपको दबाया कि आपको खाना नहीं मिलेगा, सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है, कोई स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट में, सभी जगह मिल रहा है। तो आपको दोनों तरफा देखकर मैं बताता चलूंगा। और इंक्लूजन ऑफ इरोजन ऑफ इंक्लूजन, गवर्नमेंट यदि सोशल इंक्लूजन की बात करती है, इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात करती है, तो कौन सा गवर्नमेंट का प्लान है, जो पॉलिसीज हैं या स्कीम है जो बोलते हैं कि इनको इंक्लूजन नहीं है इनका? इसका मतलब इंक्लूजन है सभी का, सभी को। और आज के डेट में तो मैक्सिमम जो स्कीम जो फायदे दे रही है मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम महिलाओं को दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इरोजन ऑफ इंक्लूजन एंड इक्वालिटी प्रिंसिपल की बात जो कही है, ये भी इस बुक में कहीं ना कहीं अभी और डिबेट की जरूरत है। अगला है कंप्रोमाइज्ड मीडिया लैंडस्केप। कंप्रोमाइज्ड मीडिया लैंडस्केप की बात करें तो मतलब जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है, कहने का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम वॉच डॉग टू गवर्नमेंट माउथपोस्ट। ये कह रहे हैं कि ये जो आज के डेट में जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल है, जो न्यूज़पेपर है, वो गवर्नमेंट का मुंह बन चुकी है, गवर्नमेंट की बातें करती हैं, जबकि उन्हें गवर्नमेंट का वॉच डॉग होना चाहिए और उनके चेक्स एंड बैलेंस करना चाहिए। यदि कोई दिक्कत हो रही है, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो उनके गलत को उजागर करनी चाहिए। आज के डेट में कहाँ नहीं किस बात पर नहीं हो रहा है, हर जगह आपकी मीडिया हर जगह खड़ी हो। जब सीए किया गया तो मुस्लिम महिलाओं के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ खड़ा हुआ। आप जो भी प्रोपागंडा फैलाया गया, मीडिया उस चीज को, हर चीज को दिखाया गया। वहां पर उस समय बताया भी जा रहा था कि ये सही है कि गलत है, लेकिन आज आप सीए को जाके देखें तो क्या नजर आता है आपको? तो शिफ्ट फ्रॉम वॉचडॉग टू गवर्नमेंट माउथपोस्ट। यस, मीडिया कुछ हद तक पेड मीडिया हो गई है कि कुछ मीडिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, हर जगह एक किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है कि हाँ, मीडिया कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर डिमिनिश्ड पब्लिक डिस्कोर्स ऑन सिविल राइट्स, मतलब है कि यहाँ पर पब्लिक डिस्कोर्स मतलब पब्लिक का बोलने का अधिकार कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। सिविल राइट्स का मतलब जो भी आपकी नागरिक स्वतंत्रता है, सिविल राइट्स है, जो अधिकार है, वो बोलने के अधिकार को कहाँ रोका जा रहा है? हर लोग गांव, देखो, ये बोलने के अधिकार ये तो है कि आप जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, आप बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहाँ पे चौकीदार बोला जा रहा है, चोर बोला जा रहा है, कहाँ पे किसने रोका है? आप बोलिए, लेकिन लीगल, अंडर द लीगल लेवल पे बोलिए। तो कहाँ पे किसने नहीं रोका है? हर जगह बोला जा रहा है, लेकिन कुछ कम्युनिटी लग रहा है कि उनके अगेंस्ट हो रहा है, कि वहां के उनके जो लीडर्स हैं, कुछ कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महिला महोदय ने, जो जोया हसन ने जो लिखा है, ये भी देखा जाए कि हाँ, इस पे भी डिबेट करने की जरूरत है। अगला बात उन्होंने बोला कि क्या कंट्री पे डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव कर रही है। ये जो आया है, ये भेदभाव के रूप में है, ये माइनॉरिटी को लेकर भेदभाव। यहाँ पे यदि मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी की बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इंप्लीकेशन, इसका मतलब है कि हम लोग जब देश आजाद हुआ था उस समय से ये बात उठ रही थी कि जो हमारे यहाँ इलीगल रूप से माइग्रेंट है, हमें हर इंडियन सिटीजन का जो है, हमारे हर इंडियन सिटीजन है, उन सब का हमारा क्या होना चाहिए? डाटा बेस भारत में होना चाहिए। सभी इंडियन का, जो इंडियन सिटीजन है, उनका क्या होना चाहिए? डाटा बेस होना चाहिए। और साथ में डाटा बेस होगा, और साथ में जो इलीगल हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दो, बाहर भेज दो। जो है इलीगल है उनको डिपोर्ट किया जाए। तो ये भारत में बहुत सारे, जब 1971 का आप जब देखेंगे, जो वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार, उस समय बांग्लादेश से कई रिफ्यूजी भारत में आए, बाहर से भी आए, और कुछ लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप दी जा रही है, लेकिन पहचान करके अकॉर्डिंग टू द लॉ दी जा रही है। तो जो जरूरतमंद है और जो भारत के हैं, तो वो आपको आर्टिकल जो देखेंगे, आपको जाकर आर्टिकल 5 to 11 है, उसको जाके अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आने लग जाएगा। और सीएए को अच्छे से पढ़ें। तो इसमें आप किसी को डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन कहा जाए आज के डेट में, वैसे नहीं है। तो ये आपने देखा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, फिर कंप्रोमाइज मीडिया लैंडस्केप और डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं अंडरमाइनिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों खत्म हो रहा है, जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए
जुडिशियल चैलेंज को लेकर बात की जाए, जुडिशियल चैलेंजेस, ये बोलते हैं कि जुडिशियल चैलेंजेस है यहाँ पर। डिक्लाइनिंग जुडिशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि जो भी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो भी है यहाँ पर, वो उनकी जो जुडिशियल ऑटोनॉमी है, उनकी स्वतंत्रता है, जिससे वो अपना स्वतंत्रता के आधार पर वो जजमेंट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, वो भी पॉलिटिकल ड्रिवन है, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रिवन है, ये कहने का मतलब है डिक्लाइन इन जुडिशियल ऑटोनॉमी देखा जा रहा है। फिर बोला जा रहा है पॉलिटिकल प्रेशर अफेक्टिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर अफेक्ट कर रहा है। तो ये कहां से सरासर आप कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आप गलत कह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सुप्रीम कोर्ट की संस्थाओं पे पिछले 2014 से ऐसी बातें कर रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले, इससे पहले जैसे आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बन गया, वहां पे आपने कभी नहीं उठाया कि वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों नहीं हिंदुओं के लिए बना, क्यों नहीं क्रिश्चियन के लिए बना। कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है उनके लिए बनना चाहिए। जो यहाँ पर किस तरीके से बना दिया गया, कुछ जो एक प्रकार से देखा जाए तो वो धांधलिक रूप में चल रहा है। तो यहाँ पे जुडिशियल चैलेंज के लेकर बात की गई, ये भी एक मुझे लग रहा है कि डिबेट की जरूरत है। मीडिया डिक्लाइन, मीडिया डिक्लाइन कर रहा है। कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रिड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब है कहीं ना कहीं जो मीडिया है उन पर कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया है, जिससे कि उनको गवर्नमेंट को, जिसको जाकर गवर्नमेंट को पकड़कर चेक एंड बैलेंस का काम करना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई गलत कर रहा है तो उनको होल्ड देम एंड बताना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं सारी मीडिया जो है उनके इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ चुकी है, इसलिए उनका अपना रोल, अकाउंटेबिलिटी उनकी कम हो रही है। ये तो मीडिया को ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के आधार पर। लिमिटेड कैपेसिटी टू चेक गवर्नमेंट पावर, और किसी के पास ऐसा नहीं है कैपेसिटी है कि गवर्नमेंट के पावर, जो कि जो दूसरे जो चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए दूसरे जो पार्टीज हैं वो उनके पास लिमिटेड कैपेसिटी है टू टेक गवर्नमेंट पावर। ये आज है, जब से 1947 से आ रहा है, जिस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो किसने किसको रोका है कि लिमिटेड कैपेसिटी है गवर्नमेंट के पावर को चेक करने के लिए? यस, हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम जिस पार्लियामेंट्री, इतने बड़े बड़े पॉपुलेशन में, जिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग रह रहे हैं, और जहां पर कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी एक ही हाथ में है, जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसे पावर का मिसयूज होता है। तो वहां पे तो है, बट हमारे इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ ही नहीं सकता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तो ये थोड़ा सा लैकुना है, वो पहले भी था और आज भी है। अब पावर डायनामिक्स को देखा जाए, अंडर द पावर डायनामिक्स, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव। यस, देख रहे हैं आप यहाँ पे बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द एग्जीक्यूटिव। यस, एग्जीक्यूटिव के पावर है, कंसंट्रेशन है, जो लेजिस्लेचर है वही है। और लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट रूलिंग पार्टीज एजेंडा, तो लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट विद रूलिंग पार्टीज एजेंडा, तो जो रूलिंग पार्टी का जो एजेंडा होता है वही उसी के अनुसार से हमारा लेजिस्लेशन, जो कानून होता है उसी के अनुसार से अलाइन करता है। तो यस, रूलिंग पार्टी अपनी एजेंडा को तैयार करता है और उसके अनुसार से वो कानून के ऊपर काम करता है। लेकिन इन सब बातों को एक एंगल से देखना, बहुत सारे एंगल से देखना चाहिए, किसी एक चश्मे से पहन के किसी बात को नहीं देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो भी जानकार महिला हैं, बड़े नॉलेजेबल महिला हैं, जो जिन्होंने भी लिखा इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता, जोया हसन महिला है इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, मैं हिंदू हूँ चाहे मुस्लिम हूँ उसके बेसिस पे नहीं है, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये, मुझे लग रहा है कि आज के डेट में ऐसी बातें की जा रही है भारत को आगे बढ़ाने के लिए। आज भी हम रिलीजन को ले रहे हैं, गवर्नमेंट को, हम जब कहा गया है कि गवर्नमेंट नेशन को रिलीजन से, स्टेट को रिलीजन से अलग कर दे, आप यहाँ पर रिलीजियस बेसिस पे जब तक बात करते रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। नेशन का ग्रोथ को अलग बात की जाए, रिलीजन की बातें अलग की जाए। यहाँ पे ये भी बताया गया है इनके बुक में कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इफेक्ट देखा गया है। यहाँ पे डाइसेंट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यहाँ पे कहने का मतलब है कि डिसेंट आइडेंटिटी, या तो डिवीजन, बेटर टू से डिसेंट भी है एंड देन डिवीजन वाली, डिवीजन, डिवाइसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि
पॉलिटिकल पोलराइजेशन इफेक्ट का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, ये तोड़ने की पॉलिटिक्स की जा रही है, तोड़ने की पॉलिटिक्स की जा रही है, जो भी इनका मुद्दा हो रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेंसिफाइंग आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो मुद्दा है कि आप जो भी आप यहाँ पे भेदभाव हो रहा है कि यस मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, और किस क्रिश्चियन और दूसरे लोग नहीं दिख रहे हैं, पारसी वगैरह नहीं दिख रहे हैं, भारत में बुद्धिस्ट हैं ये दिख नहीं रहा है, जैन है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल मुस्लिम ही समस्या में आ जा रहे हैं। तो वो इंटेंसिफाइंग आइडेंटिटी बेस्ड पोलराइजेशन मतलब है कि उनको कम आकर एक तरफ हिंदुओं को ज्यादा देखा जा रहा है। और रेलिवेंट इवेंट्स अयोध्या डिस्प्यूट शाहीन बाग प्रोटेस्ट को दिखाया जा रहा है कि उनके अपने आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बायसनेस की तरफ दिखा रहे हैं, हिंदुओं की तरफ दिखा रहे हैं। और ये जो शाहीन बाग हुआ सीए के लिए लेकर हुआ, सीए का क्या समझ में आया? अयोध्या डिस्प्यूट यदि हुआ है तो आज नहीं, कई सौ सालों के बाद डिमांड किया गया है कि हम भी अपने धर्म को कहीं ना कहीं आराध्य देव को पूजा किया जाए, किसी जो भी हिंदू हो जो भी हो वो करने के लिए डिमांड किया गया है। तो वहां पर आप भी थोड़े से, आप भी जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कब हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हमारे भारत में आई, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया। तो जहां पर हुआ गलत ढंग से हुआ, लोग पूजा करना चाह रहे हैं, आप भी प्यार से हर जगह करें, लेकिन ये जहां पे जरूरत होगी नहीं, यहाँ पे तो एक अयोध्या में भगवान राम को लेकर था, तो उसको भी आप यहाँ पे डिस्प्यूट लेकर आ रही है। तो रेलिवेंट इवेंट्स अयोध्या डिस्प्यूट को देखा जा गया। तो ये भी कहीं ना कहीं डिवीजन की बातें बोल रहे हैं, इनकी बुक का ये कह रहा है कि आप पोलराइजेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं आप, साइलेंसिंग डिसेंट, और ये भेदभाव जो हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट सीए लाए तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको दबाव डाल दिया। यस, तो ये कहने का मतलब ये है कि हर चीज जो किया जा रहा है उनको दबाव में कर दिया जा रहा है। फिर गवर्नमेंटल फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्ट, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट को फोर्स लेकर दबा दे रही है। भारत विश्व में कहा नहीं होता है यदि प्रोटेस्ट यदि सही बात पर हो, बिना हिंसा का हो, यदि कहीं पर हिंसा हो रहा है और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो दोनों साथ नहीं चल सकता है। तो ये सब बातें भी तो हैं। यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट शांति से की जाती है। गांधी जी अपने समय में प्रोटेस्ट करते थे तो शांति से करते थे, देयर इज नॉन वायलेंस। बट आज के डेट में वायलेंस हो जा रहा है, पेड प्रोटेस्ट हो रहा है, पैसा दे के प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी बातें निकल के आ रही है। रिड्यूस टॉलरेंस फॉर डिसेंटिंग वॉइसेस, जो भेदभाव की बातें जो कर रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ टॉलरेंस, उनके साथ सहने की क्षमता नहीं है। चलो तुम अंदर जाओ, तुम लोग ऐसे, हमने तो कभी समाज में नहीं देखा, हम ऐसा नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमेशा ये फील कर रही है। एरोगेंस उनके अंदर आ जा रहा है। तो इस बात को लेकर अगला पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव। तो इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को लेकर क्या किया, इनिशिएटिव कैसे लिया, तो उनके बात उन्होंने बुक में बात करी है। तो यहाँ पर वोटर एजुकेशन कैंपेन्स टू इन्फॉर्म वोटर्स, तो यहाँ पे ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि वोटर को एजुकेट किया जाए और अच्छे से जाकर अपना वोटिंग करें, जो आपको सही लगता है उसके अनुसार से। यही बात की है कैंपेन टू इन्फॉर्म वोटर्स, कि आप वोटर जितने भी हैं अपने राइट्स को यूज करें और जाकर वोटिंग करें। मॉनिटरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके स्क्रूटनी ऑफ फंडिंग एंड एक्टिविटी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका पूरा स्क्रूटनी किया जा रहा है, उनको पैसा कहां से, फंडिंग कहां से हो रही है, जो भी वो क्रियाएं कर रहे हैं वो भी कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने फेयरनेस को दिखा रहा है। अच्छी बात कही इन्होंने, स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल लॉज, अमेंडमेंट्स फॉर द इलेक्शन इंटीग्रिटी, और जिस प्रकार से इलेक्टोरल लॉज में कुछ बदलाव लाया, अमेंडमेंट किया, ये इलेक्शन को और भी मजबूत बनाया जा रहा है। साथ में टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी लिया गया है। यूज ऑफ ईवीएम मशीन की बात की गई है कि यस, यूज ऑफ ईवीएम मशीन, और साथ में मशीन के द्वारा जिससे अच्छे से इलेक्शन हो सके भारत, इतने बड़े भारत और इतने बड़े पॉपुलेशन को। एंड वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स, तो जब कोई अपना वोटिंग देता है और जिस पार्टी को देता है तो वो पेपर एक वहां से निकल कर आता है कि यस आपने सही दिया है कि नहीं, मशीन तो कोई खराब काम नहीं कर रहा है कि आपने अपना वोटिंग दिया और किसी और पार्टी को चला जाए, तो वहां से एक पेपर ऑडिट भी आता है कि यस आपने इस पार्टी को दिया है। तो टेक्नोलॉजी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एफर्ट्स को अच्छा बताया है। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, उन्होंने अपने बुक में लिखा इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, जो कि आज के डेट में सीबीआई ईडी की बात की जा रही है, जो भी है उनको इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं अपने तरफ से, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, या कोई भी हो, सभी को ऑटोनॉमी, उनको स्वतंत्रता दी जाए और गवर्नमेंट अपने पावर में न रखे। यदि स्वतंत्रता दे दी जाए तो उनको भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उनके लिए भी तो होना चाहिए, नहीं तो वो आकर गलत करने लग जाएंगे। तो सभी का एक
यहां पर कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस हो, क्या हो, रीइंफोर्स जुडिशरी मीडिया लॉ एनफोर्समेंट ऑटोनॉमी। मतलब है कि ऑटोनॉमी बढ़ाया जाए, लॉ एनफोर्समेंट वाले बॉडी को, मीडिया को, जुडिशरी को ऑटोनॉमी दिया जाए, उनके ऊपर प्रेशर ना दिया जाए। आज के डेट में नहीं, महात्मा इंदिरा गांधी ने तो इतनी बार करने की कोशिश करी कि वो जुडिशरी को कुछ समझ ही नहीं रखा था, मीडिया को कुछ समझती नहीं थी, लॉ एनफोर्समेंट बॉडी को कुछ नहीं समझती थी। आज तो एटलीस्ट लोगों के पास एक स्वच्छ अधिकार है, आप किसी देश में चले जाएं तो आपको डर लगता है, यहाँ पे तो आप खुल के जाते हैं कि आपको कोई छू नहीं सकता है। अगला देखेंगे, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस। तो जितने भी सेफ गार्ड्स हों, स्ट्रिक्ट हों, जो कि इंस्टीट्यूशन को लेकर हो, और जो भी काम हो रहा है हर इंस्टीट्यूशन, सीबीआई या मीडिया हो, सब ट्रांसपेरेंट करें, ये बात की गई, अच्छी बात। इंक्लूसिव गवर्नेंस में इन्होंने पॉइंट डाला है, इस्टेब्लिश मैकेनिज्म फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब है कि हर एक कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा मैकेनिज्म किया जाए। तो कैसे हो सकता है? यदि कोई कम्युनिटी में 20 लोग हैं और किसी कम्युनिटी में 400 लोग हैं, तो 400 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स तो इनके लिए ज्यादा ही होगा, और 20 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स तो कम ही होगा, नंबर ऑफ सीट्स यस कम होगा कि नहीं? तो आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन, आज के डेट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने की पूरी कोशिश की जा रही है, महिला को लेकर इलेक्शन में उनको नंबर ऑफ सीट्स लाया जा रहा है। अब आप कहते हैं कि भारत को रिलीजन के बेसिस पे बांट दे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनिटी क्या मतलब है? कम्युनिटी का कहने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटी का गीत कब तक गाते रहेंगे आप लोग, जबकि 20-25 करोड़ की जनसंख्या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। यस, अपने आप में स्ट्रांग एनफ है। भारत के प्रोसेस को लेकर भारत को आगे बढ़ाने की बात करें, रिलीजन का मुद्दा छोड़ दें, ये पॉलिटिकल पार्टी आपको खराब कर देंगे। और ऐसे लोग अपने बुक को बेचने के लिए, मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा, ऐसे लोग अपने बुक को बेचने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उस बुक को पढ़े। एड्रेस ग्रीवेंसेस थ्रू द इम्पार्शियल रिव्यूज, और बिना भेदभाव के आप क्या करें, लोगों के प्रॉब्लमों को दूर करें। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुस्लिमों के प्रॉब्लम को एक नहीं देखा जाता है, उनको ज्यादा भेदभाव किया जाता है। मिटिगेट मेजोरिटेरियनिज्म बायसेस फॉर कोहेसिव डेमोक्रेसी। मतलब आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए आपका जो बहुसंख्यकवाद है, उसके जो बायसनेस है उसको कम किया जाए। बट जहां पे ज्यादा संख्या होगी, ये तो नेचर बोलता है, जहां ज्यादा संख्या होगी उसी का होगा। यदि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं कि यदि बोला जाता है कि ग्रासलैंड एरिया है, तो ग्रासलैंड कहने का मतलब होता है कि वहां पे ग्रासेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पेड़ भी हैं, तो ग्रासलैंड होता है। फॉरेस्ट एरिया बोला जाता है कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हैं, ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन घासेस कम है। तो जो ज्यादा होगा उसका तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पे बायसनेस नहीं हो रहा है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है, अंबेडकर साहब के बनाए हुए उसके आधार पे चल रहा है। कुछ कमियां हैं, वो धीरे धीरे अमेंडमेंट के द्वारा दूर किया जा रहा है, लेकिन रिलीजन और स्टेट को अलग करके रखने देखने की जरूरत है आज के डेट में।